सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या है और ये क्यों यूज़ होते हैं। इसके साथ ही हमने एक्यूरेसी भी आपने देखी थी। उसके बाद सिग्निफिकेंट एक्यूरेसी प्रिसीजन के बाद आपके सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन में अपन ने देखा था, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी। कल उसके बारे में मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कुछ क्लॉथ की लेंथ को लेके, पर कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके, उन रूल्स को समझना अपने लिए ज़रूरी है। कितने बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे आते हैं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन फॉलोइंग नंबर्स, या हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन फॉलोइंग मेजरमेंट्स। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं जानना जरूरी है। तो सबसे पहला रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी किसी फिगर में नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे 285 सेंटीमीटर है, तो इस 285 में आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिखेंगे, 2, 8 एंड 5। ऑल दी 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जबकि जिस तरह से ये 0.25 दे रखा है, इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। कौन कौन से? सिर्फ 2 और 5, सॉरी, सिर्फ 2 और एंड 5 लॉक हो जाता है। इसके बाद सेकंड रूल है, जीरो प्रेसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है जो नंबर के पहले जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ऐसे जीरो सिर्फ डेसिमल की पोजीशन बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे 0.03 हैज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर इस 0.03 में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। एंड 0.0052 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जितने भी जीरो आए हैं डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद वो सब नॉन सिग्निफिकेंट है। पर जब तक डेसिमल के बाद वाले हर तरह के जीरो नॉन सिग्निफिकेंट नहीं होते, इनसिग्निफिकेंट नहीं होते। वही होंगे जिनके पहले कोई नंबर ना आया, जिनके बाद में नंबर आ रहे हैं वो सब जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। जैसे 0.0052 में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ पर 10, 2.005 है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अब ये फर्क नहीं पड़ता कि ये डेसिमल के बाद आ रहे हैं या डेसिमल के पहले आ रहे हैं, पर ये दोनों जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। इसलिए इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जैसे यहाँ पर नंबर के बाद जीरो आए हैं, नंबर के बाद जीरो आए हैं, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.200 में ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो नंबर आए, ये डिजिट्स आए हैं, चाहे वो जीरो हो या नॉन जीरो हो, वो सब सिग्निफिकेंट है। डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर आ जाता है और उसके बाद कोई जीरो आता है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो जो बाद के जीरो लगे हुए हैं बिना डेसिमल पॉइंट के, तो वो सब नॉन सिग्निफिकेंट है। जो कि 100 सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, वो है 1। पर 100 पॉइंट सिर्फ लगा दिया तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। जरूरी है डेसिमल लगाया तो उसके बाद कुछ लिखना जरूरी है, पर अगर ऐसा फिगर दिया है तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। एंड 100.0 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर अगर डेसिमल किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगा है और जीरो है, या डेसिमल नहीं लगा है और जीरो है, तो वो डेसिमल लगा और जीरो, तो वो सब सिग्निफिकेंट हो गए। जैसे इसको आप देख सकते हैं इन तीनों को, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 है और इसमें आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सॉरी, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 4। यार ये अच्छा,
उसके बाद अगला रूल है, जिसे इसमें और एग्जांपल दिया, सच नंबर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन। ऐसे नंबर जिनमें नंबर के बाद कोई सिर्फ डेसिमल और जीरो ही हैं, तो उनको किस तरह से साइंस में रिप्रेजेंट किया जाता है, आप 10th क्लास में भी देखा है। इसमें वी कैन एक्सप्रेस द नंबर 100 एज 1 × 10⁻²। तो चूंकि यहाँ पर 1 ही है, 10⁻² इनसिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर जो दूसरा नंबर था अपना 100 पॉइंट को इस तरह से 1.0 × 10⁻², तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 1.00 तो इंटू 10⁻², तो तीनों तरीके से लिखा जा सकता है। तीनों का मतलब एक ही है, 100। तीनों का मतलब एक ही है, 100। तीनों का मतलब एक ही है आपका 100। तो इसलिए आप 100 को 3 तरीके से लिखेंगे और तीनों टाइम उसमें आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स के नंबर अलग अलग होंगे। इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पर सिर्फ 100 है, यहाँ पर 1.0 × 10⁻²। इसका कल मैंने आपको मतलब बताया था कि डेसिमल के बाद 0 होने का मतलब आप श्योर हैं कि यहाँ पर इसके बाद कोई दूसरा डिजिट नहीं आएगा। 1.00 का भी मतलब आप डेसिमल के 2 डिजिट तक आप श्योर हैं कि कोई दूसरा डिजिट नहीं आएगा। तो यहाँ पर 1.00 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो जिस तरीके से जितना आप श्योर होते हैं उतनी ही मेजरमेंट में सर्टेनिटी आती है और उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ते जाते हैं। एक और चीज़ जो याद रखने लायक है, काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 बॉल और 20 है। तो इन काउंटिंग नंबर्स का कोई, इसमें काउंटिंग नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इनफाइनाइट होते हैं। जैसे 2, अब 2 बॉल्स हैं तो 2 बॉल्स को आप 2 ही लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते कि 2.01 बॉल्स है या 2.00 बॉल्स है। क्योंकि आप, ये एक नेचुरल नंबर है तो हमेशा इंटीजर में ही होंगे, 1 के 2 के 1 के इंटीजर में ही होंगे, 1 के मल्टीपल में ही नंबर्स होंगे। इसलिए आप इसमें 1.0000 एंड सो ऑन लिख सकते हो, जितना चाहे उतने डिजिट तक आप श्योर है कि ये बॉल एक ही है। 1.01 बॉल नहीं है, 1.02 बॉल नहीं है, 1.001 बॉल नहीं है। इसलिए काउंटिंग नंबर्स जो नेचुरल नंबर है उनमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स की नंबर जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। जैसे 2 बॉल्स, सिर्फ 2 का बोला जाए तो आप ये नहीं बोल सकते कि 2 में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, पर 2 बॉल बोल दिया, किसी काउंटिंग नंबर या ऑब्जेक्ट का नाम ले दिया, इसका मतलब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। आप कितना ही जीरो आगे उसको लिख सकते हैं। आप जैसे फिर बाकी अपन देख चुके हैं, 4.01 में 10⁻² में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 4 है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ये डायमेंशन एनालिसिस में नहीं बढ़ता रहा हूँ आपको, आप देख लें एनसीईआरटी में, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको क्वेश्चन बोला था मैंने, 2 लीटर ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। ये होमवर्क आपने कर लिया हुआ, जो कि अपन कल देख चुके हैं। अब आती है अपनी केमिस्ट्री ठीक से स्टार्ट होती है। इसमें सबसे पहले आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलता है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका बोलता है दैट मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मैटर है जो मास है उसको ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी आपने देखा होगा, दोनों सिनोनिमली यूज होते हैं। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये एंटोनी लेवाइजर ने 1789 में ये लॉ कंबशन रिएक्शन के एज ए रिजल्ट स्टडी ऑफ कंबशन रिएक्शन के एनालिसिस के बाद दिया उसने। अगला आता है, तो ये बहुत यूनिवर्सल लॉ है, ये पूरे यूनिवर्स में कहीं भी आप जाओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल, ये जो भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देख रहे हैं यूनिवर्सली ट्रू है, ये सभी जगह काम करेंगे, चाहे अर्थ पे हो चाहे यूनिवर्स के किसी भी प्लानिट पे। तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, तो ये फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। ये इसने बोला, इस लॉ के अकॉर्डिंग a given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight। तो ये कंपाउंड है, कंपाउंड की बात कर रहे हैं। अगर आप कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो उस कंपाउंड का सोर्स चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर कंपाउंड वही है तो आपको हमेशा उसका प्रोपोर्शन सेम मिलेगा, उसके जो एलिमेंट है उसका प्रोपोर्शन सेम मिलेगा। जैसे पानी,
वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर को आप कहीं से भी कलेक्ट करो, वाटर का फार्मूला होता है आप सब जानते हैं H2O। तो वाटर चाहे आप कुएं का लें, चाहे आप कुंडी का लें, चाहे आप कोई बोरवेल का लें, चाहे आप रेन वाटर लें, उसका फार्मूला हमेशा H2O ही होगा। H2O मतलब एटम का जो नंबर देखा जाए उनका प्रोपोर्शन, उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन है। या आप वजन देखेंगे तो वजन आप देखेंगे तो हाइड्रोजन एटम का वजन 1 है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और 2 हाइड्रोजन एटम, इसलिए टोटल हाइड्रोजन हो गया 2 एटॉमिक मास यूनिट, और ऑक्सीजन का वजन है आपका 16। तो इसमें जो रेशो होगा वो 2:16 का होगा। 2 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर उसमें हाइड्रोजन होगा और 16 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर उसमें ऑक्सीजन होगा, और दोनों का मिला के हो जाता है 18 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि पानी का, वाटर का वेट है। तो ये 2:16 मतलब 1:8 का जो रेशो इनके मास में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये जो परसेंटेज है ये हमेशा फिक्स रहेगा। दिस इज डिफाइंड बाय लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन इसको एक्सप्लेन करता है कि कहीं से भी आप कोई भी सोर्स लें, अगर कोई कंपाउंड है तो उसका जो उसमें जो एलिमेंट है उनका प्रपोर्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दिया है कॉपर के सल्फेट का, क्यूप्रिक कार्बोनेट का, कॉपर के कार्बोनेट का दिया है CuCO3 का। तो CuCO3 में नेचुरल सैंपल जो होता है उसका, उसमें कॉपर है 51%, ऑक्सीजन है 9.74% और कार्बन है 38.91%। जबकि जो सिंथेटिक सैंपल है उसमें भी प्रपोर्शन होगा वही है, 51.35% कॉपर है, 9.74% ऑक्सीजन है और 38.91% आपका कार्बन है। तो ये कहीं से भी आप किसी भी सोर्स से आप कोई भी कंपाउंड उठाएं, उसका जो एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। दिस इज कॉल्ड ए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन रिस्पेक्टिव ऑफ दिस सोर्स, है ना। और अगला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया था 1803 में। ये बोलता है इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, the masses of one element that combines with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers। तो ये थोड़ा काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट, तो आपको सुनने के बाद पता नहीं चला होगा क्या बोल दिया, इसलिए अपन इसको समझते हैं इसे। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन ने पहला स्टेटमेंट इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड, तो जैसे 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कंबाइंड होते हैं 2 अलग अलग तरीके से। एक तरीके से कंबाइंड होकर वाटर बनाते हैं, दूसरे तरीके से कंबाइंड होकर हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं। तो 2 अलग अलग वे में कंबाइंड होते हैं और 2 अलग अलग कंपाउंड देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद उसके अगर ऐसा होता है तो द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, ये वन एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन है, दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। ये ऑक्सीजन, यहाँ के जो दो ऑक्सीजन के 2 अलग अलग मास है जो हाइड्रोजन के फिक्स मास से कंबाइंड हो रहे हैं, तो ये जो ऑक्सीजन के जो 2 मास हैं ये एक स्मॉल होल नंबर में रहते हैं। जैसे यहाँ पर पहली रिएक्शन में 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलकर 18 ग्राम पानी बना रहे थे, जबकि दूसरी रिएक्शन में 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये आप सिंपली देख सकते हैं H2 प्लस O2, ये 2H2 प्लस O2, ये 2H2 आपको देगा, H2 प्लस O2 ये H2O2 देगा। सिंपल रिएक्शन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो फिक्स रेशो के साथ ऑक्सीजन के जो 2 अलग अलग मासेस कंबाइन हो रहे हैं 16 और 32 एक सिंपल रेशो में होंगे। ये रेशो होगा 1:2। तो यहाँ पर जैसे 1:2, तो क्या है मतलब कुल मिला के अपन ने बोला 2 एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट प्रपोर्शन एंड गिव 2 डिफरेंट प्रोडक्ट, देन द मासेस ऑफ द वन एलिमेंट विच इज कंबाइंड टू फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट विल बी इन दी स्मॉल होल नंबर्स। ये जो मासेस हैं ये स्मॉल होल नंबर्स में हैं। अगला आता है गेलुसॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गेलुसॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ये गेलुसैक ने दिया था 1808 में। उसने ये बोला था कि जब गैसेस कंबाइन होती है या किसी भी रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है तो ये वॉल्यूम के सिंपल रेशो में या तो कंबाइन होती है या प्रोड्यूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मिलके आपको देते हैं कितना, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, पानी। जैसे H2 प्लस
जैसे 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2, यहाँ पर आप नीचे वाले 2 पे ध्यान न दें, क्योंकि बिकॉज नेचर में ऑक्सीजन जो मिलती है, हाइड्रोजन जो मिलती है वो H2 के फॉर्म में मिलती है और ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलती है, इसलिए बोथ केसेस आर डायटोमिक। तो H2, एक H2 लिखा है, इसका मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ H2, दूसरा H2 लिखा है, इसका मतलब दूसरा H2, दूसरा 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन लिखा है, मतलब एक H2, तो 2H2 प्लस O2, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल गिव यू 2H2O। ये सिंपल रिएक्शन है। तो ये जो रेशो है, इनका जो रेशो है, अब यहाँ पर आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन का रेशो क्या है, 2:1। यहाँ पर 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन लगी और जबकि 1 वॉल्यूम क्या लगी, ऑक्सीजन, और इन्होंने कितना बनाया, पानी, 2 वाटर वेपर बनाया। तो ये आपका जो लॉ है गैलुसॉक्स लॉ है। इसका मतलब ऐसे, जैसे आपको 100 ml आप हाइड्रोजन ले रहे हैं और 50 ml ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो आपको 100 ml पानी मिलेगा। जैसे अभी अपन ने नीचे ये देखा, इसमें 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन विल गिव यू 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर, विल गिव यू 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। तो जितना आप हाइड्रोजन ले रहे हैं, जितने वॉल्यूम, उतने ही आपको पानी मिल रहा है। जैसे 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हैं तो 2 वॉल्यूम पानी मिल रहा है, या जितना आप ऑक्सीजन ले रहे हो उसके ठीक आधा क्या मिल रहा है आपको, वाटर। तो यहाँ पर आप देखें 100 ml ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हैं, 50 ml ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो यहाँ पर वाटर कितना मिल रहा है, जितना हाइड्रोजन है 100 ml, या ऑक्सीजन जितना है उसका ठीक दुगना मिल रहा है। Thus the volume हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज combined together 100 ml 50 ml be in the simple ratio, ये 2:1 का रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। तो जब भी आप पानी बनाना चाहें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो आपको दोनों के वॉल्यूम का प्रोपोर्शन 2:1 लेना होगा, और पानी भी ठीक उतना ही बनेगा जितना वॉल्यूम आपका हाइड्रोजन का था। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फाइनल कंपाउंड पे एक्ट करता है, जबकि आप उस कंपाउंड को कैसे बना रहे हैं वो गैलुसॉक का लॉ बताता है, गैसियस लॉ के लिए, गैसियस के केस में। फिर एवोगैड्रो ने बोला, बेसिकली एवोगैड्रो जो था, एवोगैड्रो नंबर आपने सुना होगा 6.02 ये जो नंबर है ये बेसिकली लॉ गैलुसॉक का जो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम था उसी के उससे दिया गया। इसने बोला, जरा गौर कीजिएगा कि गैलुसॉक का लॉ ऐसा क्यों था, क्यों गैसेस वॉल्यूम के रेशो में रिएक्ट करती है। इसका मतलब ये, क्योंकि अपन ने अभी तक पढ़ा था गैसेस या कोई भी रिएक्शन होती है मोल टू मोल होती है। अपन जानते हैं कि H2 प्लस 2H2 प्लस O2 विल गिव यू 2 मोल्स ऑफ H2O। तो अपन ये बोलते हैं कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके 2 मोल वाटर देंगे। ये अपन ने अभी देखा है, ऊपर देखा है आपने, जैसे इस रिएक्शन ये वाली। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का 1 मोल और ऑक्सीजन का आधा मोल 1 मोल पानी देगा, या हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन का 1 मोल 2 मोल पानी देंगे। तो ये जो रेशो था, ये जो रिएक्शन थी, ये सिंपल प्रोपोर्शन में थी। तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब मोल्स का जो प्रोपोर्शन है उसका वॉल्यूम से कुछ लेना देना है। मतलब जितने आप मोल बढ़ाते जाते हैं उतना ही वॉल्यूम बढ़ता जाता है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम, या वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो रिलेशनशिप है एवोगैड्रो ने बताया, और एवोगैड्रो ने ये बोला जिसे अपन ने जो लॉ ऑफ को जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया गैलुसॉक का, वो बेसिकली एवोगैड्रो का एक्सप्लेनेशन था, पर वो एक्सप्लेनेशन इसी का था, किसके लिए था, गैलुसॉक लॉ के लिए। तो गैलुसॉक भी इसी तरह से रिएक्शन करता है। जैसे अपन ने 100 ml 50 ml और 100 ml, तो यहाँ पर डबल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, सिंगल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, आपको 2 ml वाटर वेपर देगा। तो सिंपल बेसिक रिएक्शन है। तो ये भी यही बोलता है बेसिकली, क्या बोलता है एवोगैड्रो लॉ, प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये ध्यान रखें, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये थोड़ा ऐसा है, मतलब इसका कि गैसेस का जो सेम वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी उनके सेम होंगे। ये डिपेंड नहीं करता कि गैसेस के मॉलिक्यूल या आइटम छोटे हैं कि बड़े। जैसे ऑक्सीजन का अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर है STP पर, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1। हाइड्रोजन के वॉल्यूम 22.4 है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1। अगर 22.4 का ठीक डबल कर दिया जाए तो उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे आपके 2।
दुगने वॉल्यूम में मतलब 44.8 लीटर वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स होंगे आपके डबल 2। तो इस तरीके ये बोला उन्होंने। हालांकि इन्होंने वॉल्यूम मेंशन नहीं किया, पर ये बोला कि अगर गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है और उनका वॉल्यूम भी एक जैसा है तो उनमें नंबर ऑफ मोल्स भी कैसे होंगे, एक जैसे ही होंगे। आगे आते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यहाँ पर जहाँ पर जैसे एटम नाम है, एटम नाम लिया गया है एटोमियो, इसका मतलब होता है इंडिविजिबल। बैक टू दी डेमोक्रिस, एक ग्रीक फिलोसोफर था 460 से 370 बीसी पहले, उन्होंने इसका नाम दिया था एटम। तो 1808 में जो डाल्टन थे उन्होंने एक नई केमिकल फिलोसफी दी और वो ये थी, उन्होंने बोला, हालांकि एटम टर्म जो है डाल्टन ने यूज की, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम। उसने बोला कि जो मैटर है वो इंडिविजिबल एटम से मिलकर बनता है। एटम जानते हैं किसी एक तरह के एलिमेंट में आपको जो एक जैसे एलिमेंट दिखते हैं, एक जैसे एलिमेंट रहेंगे, वो किससे मिलकर बने, एटम से। ऑल द एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, इंक्लूड आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। All the atoms of a given element have identical properties including identical mass। जितने भी अपन जानते हैं एक एलिमेंट में जो जितने भी एटम है उस सबकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, एक जैसी होती है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशो। कंपाउंड कब बनते हैं, जब ये जो एटम है ये एक फिक्स्ड रेशो में दूसरे ये जो एलिमेंट है ये फिक्स्ड रेशो में दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी कब बनाते हैं, जब ये एक फिक्स रेशो में रिएक्शन करेंगे। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। और केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में बेसिकली एटम का जो होता है वो रीऑर्गेनाइजेशन होता है। रीऑर्गेनाइजेशन जैसे हाइड्रोजन H2 प्लस O2 मिलके पानी बनाते हैं। अब H2 और O2 आपस में मिलके पानी बना रहे हैं, तो H2 का जो आपस में बॉन्ड था वो टूटेगा, O2 का जो आपस में बॉन्ड था वो टूटेगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों नए तरीके से जुड़ते हैं। दिस इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में होता ही रीऑर्गेनाइजेशन है। तो नए बॉन्ड बनते हैं और पुराने बॉन्ड टूटते हैं। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल बॉन्ड। एटम कभी भी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मास का ही सपोर्ट करता है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। इसमें और एटम का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। कहीं ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि एटम खत्म हो गया नए एटम बने, ऐसा नहीं होता है। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन दी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और सही बात है, जो अपन ने अभी तक जो लॉ पढ़े हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, सब डाल्टन्स थ्योरी एक्सप्लेन करती है। अब आगे आता है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। तो जैसा नाम से पता चलता है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। एटॉमिक मास, जब मास आप एटम का बात करेंगे तब एटॉमिक मास, एक सिंगल एटम का मास जो होगा वो आपका एटॉमिक मास होगा। और मॉलिक्यूलर मास जब आप एक सिंगल मॉलिक्यूल के मास की बात करते हैं। मॉलिक्यूल आप समझते हैं जैसे H2O का जो दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिला के जो मास होगा दैट इज मॉलिक्यूलर मास। और हाइड्रोजन का अलग, दूसरे हाइड्रोजन का अलग और ऑक्सीजन का अलग, ये जो अलग अलग तीनों एटम के अपन मास देखेंगे दैट इज एटॉमिक मासेस, देयर एटॉमिक मासेस। तो 19वीं सेंचुरी में अपन ने कुछ एक्सपेरिमेंट से उनका जो एटॉमिक मास निकाला, और अपन ज्यादा वो उस पर आप पढ़ सकते हैं उसमें क्या है। उसमें अपन ने जो बेसिक यूज किया है वो क्या है, कार्बन 12 का। जो अपन ने मास नापने के लिए जो यूनिट बनाई है उसमें एक एज ए स्टैंडर्ड अपन ले लिया है C12 कार्बन एलिमेंट है, 6 नंबर का एलिमेंट है जिसका मास होता है 12। 1 मोल का वजन होता है उसका 12 ग्राम। अब अपन आगे आएंगे मोल पे क्या होता है। तो मास नापने के लिए एक यूनिट डिसाइड की गई, हर एक एटम का मास नापने के लिए एक यूनिट डिसाइड की गई जिसको बोला गया AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, 1 एटॉमिक मास यूनिट ये बोला गया 1 एटॉमिक मास यूनिट विल बी दी 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। जो 1 कार्बन 12 कार्बन का जो एक एटम है उसका जो 12वां हिस्सा, कौन सा कार्बन जिसका वजन 12 है, उस कार्बन का 12वां हिस्सा ही 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा। तो ये बोला गया 1 एटॉमिक मास यूनिट। और उसकी वैल्यू होती है, जब कार्बन 12 के मास को आप 12 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है ग्राम में
1.1.66056 into 10 to the power 20 minus 24 ग्राम. दिस इज 1 एटॉमिक मास यूनिट. और ग्राम में अपन जब देखे जाए तो एक हाइड्रोजन का, अब ये ना समझे कभी भी ये गलत फहमी ना पाले हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में जब अपन देखते हैं तो आपको जो 1 हाइड्रोजन का मास अगर 1 मान लिया तो हाइड्रोजन हीलियम का मास आपका कितना हो गया, 4 हो जाता है हीलियम का, लिथियम का 6 हो जाता है. तो इस तरह से ऐसा नहीं कि सब हाइड्रोजन के मल्टीपल में नहीं है, ये जो है ये सब 1 एटॉमिक मास यूनिट के मल्टीपल में. और 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, कार्बन 12 का 12वां हिस्सा. तो मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम है ग्राम में 1.6736 इंटू 10⁻24. तो आप ये देख सकते हैं जैसे एक एटॉमिक मास यूनिट और मास ऑफ हाइड्रोजन में ज़्यादा अंतर नहीं है. तो एटॉमिक मास यूनिट में अगर आप हाइड्रोजन का मास देखें तो आप देखते हैं 1.0080 AMU आता है. 1.0080 AMU, तो जो लगभग 1 एटॉमिक मास यूनिट है. तो ये ध्यान रखें आप, जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है हाइड्रोजन के मास को रिप्रेजेंट नहीं करती है, रिप्रेजेंट करती है कार्बन 12 के 12वें हिस्से को. कार्बन 12 का जो मास है उसके 12वें हिस्से को. आगे आजकल एएमयू को यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, आप जैसे देख पा रहे हो यूनिफाइड मास. व्हेन वी यूज एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट इन कैलकुलेशन वी एक्चुअली एवरेज एटॉमिक मासेस. ये देखेंगे अपन एवरेज, क्योंकि अपन जब एलिमेंट का जो मास यूज करते हैं तब अपन बेसिकली अलग एक सिंगल एटम का ये नहीं पता है कि उसमें एक ही तरह के एटम है. जैसे कार्बन के 2 आइसोटोप है 12 और 14, लेकिन कुछ एटम का मास 12 आएगा, कुछ एटम का मास 14 आएगा. तो आप फिर भी अपन ऑन एवरेज बोलते हैं कि कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है. तो ये सब एवरेज एटॉमिक मास का खेल है. तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, जो अपन नॉर्मली जो आपके पीरियडिक टेबल में बेसिकली लिखे होते हैं वो होते हैं उनके एवरेज एटॉमिक मास. तो एवरेज एटॉमिक मास जैसे यहाँ पर ये कार्बन 12 को लेके एक्सप्लेन किया. जैसे कार्बन 12 का जो रिलेटिव एबंडेंस है नेचर में वो है 98.892% कार्बन 12 है. कार्बन 13 है 1.108%. कार्बन 14 है 2 × 10⁻10. और इनका एटॉमिक मास यूनिट ये रहा. कार्बन 12 का मास तो 12 ही होगा. ये एकमात्र मास है जो सिंपल कोई नॉन जीरो डिजिट, इसके बाद 12 के बाद कुछ नहीं हुआ. ध्यान रखें 1 एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि 1 एटॉमिक मास यूनिट ही कार्बन के बेस पे है, इसलिए इसका एटॉमिक मास यूनिट में वजन 12 ही होगा. तो 12 × 13.00 इंटू 14.0317. तीसरा है 14.000317. तो ये 3 तरह के आपके अलग अलग आइसोटॉपिक हैं और ये इनका एबंडेंस है और ये इसका मास है, आइसोटॉप्स हैं. तो जब आप देखते हैं बेसिकली अपन क्या करेंगे, इसके कितने एटम हैं 12 के 98%. तो इनका मल्टीप्लाई किया इसका मास, इसका जो टोटल आएगा वो. इसके कितने 1.1% है, इसका मल्टीप्लाई किया इस प्लस वो कर जोड़ देंगे इसमें, ये इसका प्लस और इसका प्लस और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं. तो आपको जो मिलता है वो मिलता है 12.011 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास. तो 12.011 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, इसीलिए अपन बोलते हैं कि कार्बन 12 का जो मास है वो 12.001 एटॉमिक मास यूनिट है. हालांकि जो अपन ने पीरियोडिक टेबल में आपको अगर 12 दिख रहा है सिंपल तो वो गलत है, क्योंकि जो आप कार्बन 12 लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप एवरेज एटॉमिक मास की बात ही नहीं कर रहे हो. पीरियोडिक टेबल में जो मासेस लिखे हैं वो एवरेज है, इसलिए पीरियोडिक टेबल में हमेशा कार्बन 12 के अगर कोई सही स्टार्ट पीरियड वाली करेक्ट पीरियोडिक टेबल है तो उसमें लिखा होगा 12.011. नहीं तो आप खुद सोचिए ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट तो कार्बन 12 से ही कैलकुलेट हुई, इसलिए उसको कार्बन 12 लिखना था, लेकिन कार्बन 12 नहीं लिखा है उसने लिखा है 12.001. इसका मतलब ये क्या एवरेज एटॉमिक मास है. आगे आता है मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल. ये मॉलिक्यूलर मास है. देखिए जरा एक बात और समझ लीजिए कि आपको एटॉमिक मास यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप बहुत ही छोटे एटम के मास की बात कर रहे हैं जिनका वजन 10⁻24 ग्राम, अरबों खरबों गुना छोटा, ग्राम मिलीग्राम से भी अरबों खरबों गुना छोटा. तो इसलिए आपको कोई ना कोई यूनिट की जरूरत पड़ती है और वो यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट. वहां पर अपन ग्राम में मेजरमेंट नहीं कर सकते. ऐसे ही मॉलिक्यूलर मासेस का वजन भी यूनिफाइड मास में ग्राम में होता है. जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, मीथेन में होता है 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन. तो 1 कार्बन का वजन है 12.011 एटॉमिक मास यूनिट और 4 हाइड्रोजन का में 1 हाइड्रोजन का होता है 1.008 × 4. तो टोटल मीथेन का वजन होता है 16.043. तो ये है आपका मीथेन का मॉलिक्यूलर मास. अब मीथेन का एटॉमिक मास नहीं हो सकता. आप बोलोगे मीथेन का एटॉमिक मास बताते गलत है. मीथेन को एटम नहीं, मीथेन तो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है. कंपाउंड के मॉलिक्यूल होते हैं ना कि एटम. तो इसलिए आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें कि एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का होगा और एटॉमिक मास एटम का होगा. ये ध्यान रखें. जैसे ग्लूकोज का C6 है 12O6 है, आगे
मोलिकुलर फार्मूला दिया ही आपको, तो ग्लूकोज का C6 तो कार्बन 6 है, तो 6 × 12.011 एटॉमिक मास इंटू मास इसका कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, इस तरीके। आगे आता है फार्मूला मास। फार्मूला मास बेसिकली जो फार्मूला लिखा है उसका जो मास होगा वो, अब जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, तो इसमें सोडियम क्लोराइड का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं, सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। तो क्रिस्टलाइन कंपाउंड में जैसे आप जो देख रहे होंगे यहाँ पर जो छोटे डॉट हैं, जो सोडियम के ब्लू डॉट हैं, वो सोडियम के, और जो जबकि बड़े हैं वो जो ये पिंक कलर के दिख रहे हैं ये क्लोराइड आयन के हैं। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इस तरह से पैक होती है, और हर सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड रहती है, और इसका उल्टा हर क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से सराउंडेड रहती है। देख सकते आप इमेजिन कर पाएंगे इस 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि हर सोडियम के हिस्से में 6 क्लोरीन आए तो इसलिए NaCl का फॉर्मूला NaCl6 होगा या Na6Cl होगा, इसका उल्टा। इसका मतलब ये है कि सोडियम और क्लोरीन का जो प्रपोर्शन है वो बराबर है। इस तरह की जब स्ट्रक्चर होती है, जब कोई स्फीयर 6 से घिरा हो, इसका मतलब हर स्फीयर उस एंटिटी का उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में 6 स्फीयर से घिरा हुआ, तो सबका जो रेशो है वो 1:1 है। तो इसलिए NaCl का फॉर्मूला NaCl होगा, और Na का मास है, सोडियम का होता है 23.23 एटॉमिक मास यूनिट, जबकि क्लोरीन का होता है 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। इसलिए NaCl का जो एटॉमिक मास होगा वो आपका क्या होगा 58.5, और दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। क्योंकि यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर मास नहीं बोल सकते, बिकॉज यू कैन नॉट सेपरेट, यू कैन नेवर गेट ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हमेशा सोडियम क्लोराइड आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही मिलेगा, आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आयनिक बॉन्ड्स आर टू स्ट्रॉन्ग जब आप सोडियम और क्लोराइड को अलग अलग दें। दैट्स व्हाई फॉर्मूला मास इज यूज्ड इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। आगे आता है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। मोल कंसेप्ट ऑन मोलर मास, तो जैसे एवोगैड्रो ने बताया, क्या बताया था एवोगैड्रो ने बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स। तो अब यहाँ पर मोल्स जो होती है टर्म देखिए, यहाँ पर ये ध्यान रखें MOLE मतलब ये एक पूरा फुल रिटर्न वर्ड है मोल। जब इसका आप सिंबल यूज करेंगे तो सिर्फ MOLE, ये ध्यान रखें MOLE मोल और मोल में क्या डिफरेंस है। मोल ये एक सिंबल है, जबकि MOLE पूरा वो है। SI इसमें SI आपने क्वांटिटी का देखा होगा, अपन ने जब बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी तो उसमें अपन ने इसको अमाउंट को अपन ने मोल में मेजर किया था। तो यहाँ पर मोल पूरा वो था और ये उसका रिप्रेजेंट था। जैसे 2 मोल लिखना है तो 2 मोल। 1 मोल क्या होता है? 1 मोल ऑफ अमाउंट, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एज पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ